नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है लीगल राइट के ऊपर जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल ने प्रोवाइड किए हैं। जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है या फिर अरेस्ट करने के बाद उसको सज़ा मिल जाती है, सज़ा मिलने के बाद भी उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट दिए गए हैं। आज हम उन्हीं राइट की चर्चा करेंगे। देखो ये राइट कहाँ पर मेंशन है, ये मेंशन है आर्टिकल 20, 21 एंड 22 के अंदर। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में कन्विक्शन के संबंध में प्रोटेक्शन दी गई है। अब देखो यह आर्टिकल अरेस्ट के बाद ट्रायल और पनिशमेंट से जुड़ा प्रोटेक्शन देता है। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट कर लेती है, अरेस्ट करने के बाद उसके ऊपर ट्रायल चलाया जाता है और उसको कोर्ट के द्वारा पनिशमेंट दी जाती है यदि उसने कोई अपराध किया हुआ हो और वो साबित हो जाए। अब उसके बाद जब पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और तब ट्रायल और पनिशमेंट से जुड़ा जो प्रोटेक्शन है वो इस आर्टिकल 20 में दिया गया है। अब देखो आर्टिकल 20 में सबसे पहले ही प्रोटेक्शन क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से प्रोटेक्शन। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को उस काम के लिए सजा नहीं दी जा सकती जो उस समय अपराध ही नहीं था। इसका मतलब क्या है, अगर 2024 में कोई काम लीगल था और 2026 में उसे इलीगल बना दिया गया तो 2024 वाले काम के लिए सजा नहीं दी जा सकती। अब देखो सेकंड प्रोटेक्शन क्या है, डबल जेओपार्डी से प्रोटेक्शन। इसका मतलब है एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दी जा सकती। इसका मतलब है एक ही अपराध के लिए दो बार परेशान नहीं किया जा सकता। अब थर्ड प्रोटेक्शन आर्टिकल 20 में क्या दी गई है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन। इसका मतलब है किसी अपराध आरोपी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसमें पुलिस टॉर्चर करके कन्फेक्शन नहीं ले सकती, आरोपी चुप रहने का अधिकार रखता है। देखो इसका मतलब है यदि कोई भी व्यक्ति आरोपी यदि उसे अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया जाए तो फिर ये फेयर ट्रायल नहीं मान जाएगा। इसलिए ये आर्टिकल इस चीज की प्रोटेक्शन देता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट केस ला है वो है नंदनी सतपति वर्सेस पीएल दानी, 1978 का केस है ये। अब देखो आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से तभी वंचित किया जा सकता है जब कानून के अनुसार उचित प्रक्रिया अपनाई जाए। इसका मतलब है यदि उसको कोई डेथ की पनिशमेंट देनी है या फिर उसको अरेस्ट करना है, यदि उसकी पर्सनल लिबर्टी उसको छीननी है तो वो तभी छीनी जा सकती है जब कोई कानून के अनुसार उचित प्रक्रिया अपनाई जाए। अब देखो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत विस्तृत किया है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत अरेस्ट से जुड़े अधिकार। अब देखो अरेस्ट से जुड़े अधिकार जो पर्सनल लिबर्टी को छीनने की बात यहां पर करी गई है उससे जुड़े अधिकार। सबसे पहला फेयर ट्रायल का अधिकार। फेयर ट्रायल का मतलब यह है कि उसको प्रॉपर तरीके से अरेस्ट किया जाएगा और अरेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसके ऊपर फेयर ट्रायल, उचित जो ट्रायल है उसके ऊपर वो किया जाएगा। स्पीडी ट्रायल का अधिकार उसको होगा। लीगल एड, फ्री लॉयर का अधिकार भी उसको होगा। कस्टडियल टॉर्चर से प्रोटेक्शन। अब इसमें ये नहीं होगा कि उसको कस्टडी पुलिस अरेस्ट कर लेगी और उसको कस्टडी में ले जाने के बाद उसके ऊपर टॉर्चर किया जाएगा। डिग्निटी से के साथ जीने का अधिकार, अब उसको भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट केस है वो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका मतलब इस केस के बाद प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब फेयर, जस्ट और रीजनेबल प्रोसीजर माना गया। आर्टिकल 22 देखो, आर्टिकल 22 अरेस्ट के समय विशेष अधिकार। यह आर्टिकल सीधे अरेस्ट से जुड़ा है। आर्टिकल 22 का फर्स्ट क्या कहता है, अरेस्ट का कारण तुरंत बताया जाना चाहिए। अब देखो ये भी जरूरी है, यदि उसको अरेस्ट करने के बाद उसको यही नहीं बताया गया कि उसको अरेस्ट क्यों किया गया है तो फिर ये भी फेयर नहीं माना जाएगा। इसलिए अरेस्ट के कारण पुलिस वालों को जो अक्यूज्ड है उसको तुरंत ही बताना पड़ेगा। अब सेकंड है आरोपी को अपने वकील से मिलने का अधिकार। अब देखो यदि किसी पर्सन को पुलिस अरेस्ट करती है तो वह अपने वकील से मिल सकता है। आर्टिकल 22 का सेकंड क्लोज क्या कहता है, अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। अगला देखो 24 घंटे से ज्यादा पुलिस कस्टडी में बिना मजिस्ट्रेट के आदेश नहीं रखा जा सकता। अब देखो आर्टिकल 22 की जो थर्ड है उसकी जो एक्सेप्शन है वो क्या है, ये अधिकार लागू नहीं होंगे। ये अधिकार जो प्राधिकार उसको दिए गए हैं ये अधिकार इन पर लागू नहीं होंगे। एनिमी एलियन पर
यदि कोई पर्सन एनिमी एलियन है उसके ऊपर ये लागू नहीं होंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामलों में ये होती है, यदि कोई पर्सन को कोई अपराध कर रहा है उसको रोकने के लिए, उसको यदि कोई पुलिस वाला पकड़ता है, उसको डिटेन करता है, उसको अपराध से रोकने के लिए, तब भी उसको ऊपर वाले जो राइट है वो नहीं दिए जाएंगे। अब देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात कहां पर लिखी गई है? आर्टिकल 22 के 4 क्लोज से लेकर 7 क्लोज तक इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करी गई है। अब देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन में व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही रोका जाता है, लेकिन इससे भी एडवाइजरी बोर्ड की समीक्षा जरूरी है। डिटेंशन की टाइम लिमिट होती है। ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन बताना जरूरी, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। अब देखो ये भी ग्राउंड ऑफ डिटेंशन उसको बताना पड़ेगा कि उसको क्यों रोका गया है। अब देखो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है कस्टोडियल प्रोटेक्शन के ऊपर, वो भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट केस लो है वो है डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 1997 का केस है। इसका मतलब है इस केस में क्या हुआ था, इसके में अरेस्ट के समय अरेस्ट मेमो बनाना जरूरी है, रिलेटिव को सूचना देना जरूरी है, मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है, अरेस्ट रजिस्टर मेंटेन करना भी जरूरी है। यह आर्टिकल 21 और 22 की प्रोटेक्शन को मजबूत करता है। अरेस्ट होने का मतलब यह नहीं है कि आपके सारे अधिकार खत्म हो गए। संविधान कहता है पुलिस मनमानी नहीं कर सकती, अरेस्ट रीजन बताना जरूरी, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, फेयर ट्रायल मिलना जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।